गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे डिस्कशन किया। इसके लिए हमने आपके साथ 3 वीडियो YouTube के माध्यम से शेयर किए हैं। तो उससे हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टॉपिक अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसके अगले सेक्शन पे मूव करते हैं जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में टर्म आता है पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शन। एक ही बात है, चाहे पीरियोडिसिटी कह लें चाहे पीरियोडिक फंक्शन कह लें। ये टर्म हम लोगों ने देखा था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में भी पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिसिटी का इस्तेमाल किया गया था। और दूसरी बात, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में मोजले ने भी पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिसिटी का इस्तेमाल किया। तो ये पीरियोडिसिटी होती क्या है एक्चुअल में? देखिए, होता क्या है कि पीरियोडिक, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को फॉलो करें जो मोजले ने दिया था, तो उसमें बताया गया था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसका मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज अपने आप रिपीट होती हैं। तो यही मतलब है। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वैरी पीरियोडिकली विद देयर एटॉमिक नंबर्स। पीरियोडिकली मतलब पीरियोडिसिटी, पीरियोडिकली है ना, या पीरियोडिक फंक्शन, इन सब का मतलब एक ही है। और हिंदी में इसको कहते हैं आवर्ती फलन, आवर्तिता। इस शब्द को हिंदी में कहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है तत्वों के गुणों में आवर्तिता। तो हम आवर्तिता या पीरियोडिसिटी पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं या पीरियोडिकली एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर एलिमेंट्स को, तत्वों को परमाणु क्रमांक के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अरेंज किया जाए, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन होता है। तत्वों के गुण वापस रिपीट होते हैं, तत्वों के गुणों में वापस पुनरावृत्ति होती है ना। तो इसमें यह ऑब्जर्व किया गया है कि इसी चीज को अब तत्वों, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज किस तरह से वैरी करती हैं। पीरियड में मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो प्रॉपर्टीज यानी कि गुणों में आवर्तिता पाई जाएगी, है ना। अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, दो ही तरीके से प्रॉपर्टीज में रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है ना। एक तो या तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाए या तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाए। तो इसी चीज को हम लोग प्रॉपर्टीज का इस तरह से ग्रेडेशन, रेगुलर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज अलोंग पीरियड और डाउन द ग्रुप, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में जो ये परिवर्तन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं आवर्तिता या पीरियोडिसिटी। अब ये देखा गया है कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हर एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट पे जैसे ही आप जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा और ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदलता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पीरियड में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर तत्व पे बदल जाएंगे, लेकिन किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का समान रहेगा। फिर से इंग्लिश में समझ लीजिए कि ये यहां पर लिखा हुआ है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड देयर इज रेगुलर चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल रिमेन्स सेम। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं। और इसीलिए पीरियड के अक्रॉस मूव करने पर, पीरियड के अलोंग मूव करने पर, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन पाया जाता है, परिवर्तन देखा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड
but on moving down the group there is no change in chemical properties of elements. मतलब कि एलिमेंट तत्वों के रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन का मतलब कि पहला तत्व जो रिएक्शन देगा दूसरा तत्व भी वो रिएक्शन देगा। कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं, थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज उनके कंपाउंड्स के नेचर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रिएक्शन सभी देंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। तो यही चीज है पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या आवर्तिता। नोट कर लीजिए इसको। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस हिसाब से चेंज होती हैं। देखिए प्रॉपर्टीज जो चेंज होती हैं, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज जिनमें परिवर्तन होता है, उसमें पहला है एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन इफेक्ट। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगली प्रॉपर्टी जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है ना। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है वैलेंसी। वैलेंसी। अगला है मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स। इस तरह बहुत सारे हैं। हिंदी में बता दें, इसको कहते हैं परमाणु या आयनिक। परमाणु और आयनिक त्रिज्या। परमाणु और आयनिक त्रिज्या, इसको कहते हैं आवरण प्रभाव। आवरण प्रभाव
पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब भेदन क्षमता। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा हिंदी में कहते हैं या आयनन विभव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। यह कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, संयोजकता, और मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए, धात्विक, अधात्विक और उपधात्विक लक्षण, और ऑक्साइडों के गुणधर्म। ऑक्साइडों के गुणधर्म, तो ये कुछ और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। इसमें जितना पढ़े उतना कम है। सारी प्रॉपर्टी, सारे भौतिक गुण, सारे रासायनिक गुण, सभी कुछ इसमें ले सकते हैं, है ना। तो सभी यौगिकों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और परमाणविक गुण, ये सभी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन मेन जो मुख्य है, ये आपका ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये आपकी मेन प्रॉपर्टीज हैं। इसमें हम सबसे पहले परमाणु त्रिज्या है, लेकिन एटॉमिक रेडियस के बारे में पहले नहीं पढ़ेंगे। पहले पेनिट्रेशन इफेक्ट, सॉरी, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट समझेंगे। तो पहले नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने पिछला। तो अब आइए बात करते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट पर। आवरण प्रभाव हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब अगर जब आप किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करेंगे, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में एक न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट शेल होगा, सेकेंड शेल होगा, थर्ड शेल होगा, फोर्थ शेल होगा। ये मान लीजिए ये वाला वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल में जो अंदर के शेल में तो इलेक्ट्रॉन है ही, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए सपोज एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। न्यूक्लियस इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस। और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। जो अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो इस बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, दूर की तरफ भेजेंगे। लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बहुत स्ट्रांग नहीं होता, बहुत मजबूत, बहुत ज्यादा रिपल्शन नहीं होता। एक दो इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हो, कितना फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है, और ये नाभिक का जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, नाभिक का जो आवेश है बाहरी कोश पर, नाभिक तो सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर ही देखते हैं, क्योंकि अगर बॉन्डिंग में, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन, वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है कि वो क्या महसूस करता है, वो क्या फील करता है। तो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ने जितने फोर्स से खींचा, उस पूरे चार्ज को, उस पूरे आवेश को ये बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन फील नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर के रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा मान आकर्षण बल यानी अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो जितना ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, भाई इसने मान लो इसने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया और रिपल्शन 1 न्यूटन का है, 1 न्यूटन का रिपल्शन है, तो 1 न्यूटन का रिपल्शन 4 न्यूटन में कम हो जाएगा। तो ये इसने तो 4 न्यूटन का लगाया, लेकिन इसने महसूस कितना किया, इसने फील कितना किया, 3 न्यूटन। तो जितना ये फील करता है 3 न्यूटन, है ना, जितना चार्ज ये फील करता है, उस चार्ज को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव
हिंदी में कहेंगे इसको, जेड इफेक्टिव को हिंदी में कहेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो भाई जितना वो महसूस करेगा, जितना न्यूक्लियस ने जितना भी चार्ज वैलेंस शेल पर लगाया, उस पूरे चार्ज को वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन महसूस नहीं कर पाता, फील नहीं कर पाता, उस पूरे चार्ज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, बल्कि उससे थोड़ा कम चार्ज एक्सपीरियंस करता है। तो जितना वो एक्सपीरियंस करता है, जितना वो फील करता है, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हिंदी में प्रभावी नाभिकीय आवेश, रिप्रेजेंट करते हैं जेड इफेक्टिव से। और जितना फोर्स, जितना रिपल्शन फोर्स अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन पर लगाते हैं, मतलब बाहर का इलेक्ट्रॉन जितना रिपल्शन फोर्स महसूस करता है, किससे? अंदर के इलेक्ट्रॉनों से, जितना प्रतिकर्षण महसूस करता है अंदर के इलेक्ट्रॉनों से, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या आवरण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से सिग्मा को घटा देते हैं। सिग्मा यहां पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट आवरण नियतांक, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। उसमें एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज क्या है? जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 1 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 है, तो नाभिक में 1 प्रोटॉन है, तो 1 प्रोटॉन का एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? 1 होगा। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता है। इसको सिग्मा को कैलकुलेट किया था, उसकी आपको जरूरत नहीं है, चाहे नीट के एग्जाम हो, चाहे आईआईटी के एग्जाम हो, है ना, मेन हो या एडवांस्ड हो, इसमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, है ना। ये आगे की जरूरत है, बीएससी वगैरह करते हैं तो उसमें जरूरत पड़ती, पूछी जाती है, तो वहां पे इसकी फिलहाल आपको कोई जरूरत नहीं, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो समझ में आया? वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना चार्ज फील करता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और अंदर के इलेक्ट्रॉन से जितना रिपल्सिव फोर्स फील करता है उसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ज्यादा रिपल्सन फील करेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। और अंदर अगर कम इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, शील्डिंग इफेक्ट यानी आवरण प्रभाव जितना ज्यादा होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। यानी कि देखिए, Z effective is inversely proportional to screening effect। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो अगले टॉपिक पे हम फिर आते हैं जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस। आइए मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई भी कह लेते हैं, रेडियाई सिंगुलर वर्ड है ना, सिंगुलर वर्ड है, और रेडियस प्लूरल है। तो एटॉमिक रेडियस मतलब किसी एटम का रेडियस कैलकुलेट करना है। पहली चीज, किसी एटम का रेडियस कैलकुलेट कर पाना इम्पॉसिबल है। क्यों? पहली चीज तो एटम बहुत ही ज्यादा छोटा पार्टिकल है ना, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल है ना। तो इस पहली बात किसी को दिखाई नहीं देता। दूसरी बात ये कि एटम को अगर हम चलिए छोटे साइज को मैटर नहीं करता है, अगर मान लेते हैं उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी भी एटम का जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी वेल डेफिनिट बाउंड्री नहीं है कि कहां तक उसका लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां तक फैला होगा, इसके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, तो उसके इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो कहां तक हो सकता है, इसके बारे में कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री परमाणु में, एटम में नहीं है।
तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाना किसी पर्टिकुलर एटम का इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एटम जिस भी कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है उसी कंबाइंड स्टेट में दो आसपास के एटम के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसको आधा कर देते हैं, उसी को एटॉमिक रेडियस मान लेते हैं। काफी हद तक कुछ एटॉमिक रेडियस ऐसे हैं जो भाई कंबाइंड स्टेट में तो मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग होती है ना, जनरली एटम कोवलेंटली बॉन्डेड होता है ना, या वैन डर वाल फोर्स से जुड़ा होता है। तो इस तरह से इन कंबाइंड स्टेट के बेसिस पे जो एटॉमिक रेडियस है उनको तीन अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया था और तीन अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कोवलेंटली बॉन्डेड है तो कोवलेंट रेडियस निकालते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग से बॉन्डेड है, मेटालिक लैटिस में है तो मेटालिक रेडियस निकालते हैं, वैन डर वाल फोर्स से मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डिस्पर्सिव फोर्स वैन डर वाल फोर्स है तो उसको लिए वैन डर वाल रेडियस निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोवलेंट रेडियस की। देखिए, दो एटम जब आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं तो उनके न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, दोनों के न्यूक्लियस, भाई देखिए दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ये पूरी है। अब इसमें आधा पोर्शन इस एटम का है और आधा पोर्शन इस एटम का है ना। तो इस इंटर न्यूक्लियर न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटर न्यूक्लियर अंतर नाभिकीय दूरी, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को आधा कर दीजिए, आधा पहले एटम का होगा आधा दूसरे एटम का होगा, तो ये पहले एटम का रेडियस काफी हद तक एक्यूरेट मिल जाता है। ठीक है, तो एक तरह से अगर दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को देखा जाए तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्डेड है, कोवलेंटली बॉन्डेड, एक सिंगल बॉन्ड बना है, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ के आधे को कोवलेंट रेडियस कहते हैं। तो कोवलेंट रेडियस क्या है? हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कंसीडर कीजिएगा होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में होता है, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी होमो मतलब कि दोनों एटम जो है वो सेम होने चाहिए, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन, है ना। तो इनमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो इनमें कैलकुलेट किया जा सकता है कि दोनों आइडेंटिकल कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स होने चाहिए। तो हाफ हो गया किसका? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स का, या बॉन्ड लेंथ, बंध दूरी का आधा कहलाता है कोवलेंट रेडियस। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। अगले टॉपिक पे आते हैं। कोवलेंट रेडियस के बाद मेटालिक रेडियस या धात्विक त्रिज्या। ये क्या होता है? जो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, वो किस तरह से जुड़े होते हैं, पहले इस बात को समझिए। जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल यहां पे मैंने मेंशन किया है, वैसे इसका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन बैंड मॉडल देता है। तो वो अभी डिटेल बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको समझने अभी जरूरत भी नहीं उसकी, वो क्लास 12th में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल सिंपल है, इसी को समझा लेते हैं। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल का मानना है कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। मेटल्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। लेकिन त्यागने के बाद वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से मेटल के कंट्रोल से बाहर नहीं हो जाता, वो मेटल की बाउंड्री के अंदर ही वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बस परमाणु से जुड़े हुए नहीं होते। तो जब धातु का परमाणु, धातु मेटेलिक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो कैटायन में चेंज हो जाता है। कौन से इलेक्ट्रॉन लूज करता है? वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना। तो कैटायन में धनायन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये धनायन, इन धनायनों को, इन कैटायंस को हम लोग कहते हैं कोर्स या कर्नेल्स कहते हैं। और ये कोर्स या कर्नेल्स मेटल के लैटिस के अंदर अपनी जगह को फिक्स कर लेता है। तो ये क्या होते हैं? ये फिक्स्ड होते हैं।
मतलब ये अपनी जगह से हिलते डुलटे नहीं है। और जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वो इनके बीच बीच में आकर इनको जोड़ने का काम करते हैं, और ये बीच में आकर के वाइब्रेट करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये जैसे इसका न्यूक्लियस होगा, ये इसका न्यूक्लियस होगा, ये मेटालिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके नाभिकों के बीच की जो दूरी है, न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के हाफ को हम लोग नाम देंगे मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बी बाई डब्ल्यू मतलब बिटवीन टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब अगल बगल की, एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट मेटल कोर्स, मेटल कोर्स की बात, दो आसपास के मेटल धात्विक कोरों के बीच की अंतर नाभिकीय दूरी है ना, कि हाफ को हम लोग कहते हैं मेटालिक रेडियस। क्या कहते हैं? मेटालिक रेडियस इन मेटालिक लैटिस, है ना। तो ये मेटालिक रेडियस हो गया। तीसरा है वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस क्या होता है कि जैसे हम ब्रोमीन, लिक्विड ब्रोमीन ले ले, ब्रोमीन द्रव फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो ब्रोमीन ले ले, तो ब्रोमीन का एक अणु में दो ब्रोमीन परमाणु, दो ब्रोमीन के एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक, जैसे ये ब्रोमीन का एक अणु है, ये ब्रोमीन का दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच भी अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल होता है, और इस आकर्षण बल को हम वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स। हालांकि बहुत कमजोर होते हैं, बहुत वीक होते हैं, तो मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, लिक्विड में दूर दूर होते हैं, गैस में और दूर दूर हो जाते हैं, है ना। तो अब ये दो, मान लीजिए ये ब्रोमीन परमाणु है, ये ब्रोमीन परमाणु आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, है ना। तो इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के आधे को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कोवलेंट रेडियस, है ना, सहसंयोजी त्रिज्या। लेकिन इसके और इसके बीच वैन डर वाल फोर्स है, तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी, इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतर नाभिकीय दूरी, इन दो परमाणुओं के, जो कि अलग अलग अणुओं से बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल से बिलोंग कर रहे हैं, उनके नाभिकों के बीच की दूरी, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस के हाफ को वैन डर वाल रेडियस नाम दिया जाता है। कौन सा रेडियस नाम दिया जाता है? वैन डर वाल रेडियस, है ना। तो अब देखिए, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इसकी बात करें, तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड, और सबसे कमजोर होगा वैन डर वाल फोर्स। ये W कैपिटल होता है और V स्मॉल होता है, वैन डर वाल फोर्स। तो ये जो है मैग्नीट्यूड है, तो जब ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो एटम्स के बीच की डिस्टेंस सबसे ज्यादा कम होगी, तो इसका रेडियस सबसे छोटा होगा, है ना। और वैन डर वाल फोर्स सबसे कमजोर है, तो दूर दूर हो जाएंगे, तो दूरी बढ़ जाएगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये रेडियस सबसे बड़ा होगा, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रेडियस, रेडियस का ऑर्डर देखें तो सबसे छोटा होगा कोवेलेंट रेडियस, आर कोवेलेंट, फिर आर मेटालिक रेडियस, फिर आर वैन डर वाल रेडियस। तो ये रेडियस का ऑर्डर, सबसे छोटा रेडियस कोवेलेंट रेडियस, सबसे बड़ा रेडियस वैन डर वाल रेडियस, है ना। ये एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे, इसको पहले नोट करिए, उसको बाद में नोट करिए, तो नोट डाउन कर लीजिए। ये आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज की क्लास में इतना ही देखते हैं। आज हमने कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस और मेटालिक रेडियस के बारे में समझा। हमने ये जाना कि
किसी भी एटम का रेडियस नेटिव स्टेट में अलग विलग अवस्था में कैलकुलेट कर पाना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसकी पहली बात बहुत छोटा होता है, दूसरी बात उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बाहरी कोश का, उसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। इसीलिए एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या को हम लोग परमाणु जिस अवस्था में पाया जाता है उसी अवस्था में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर सहसंयोजी बंध के रूप में बंधा हुआ है परमाणु तो सहसंयोजी त्रिज्या निकाल लेते हैं, कोवलेंट रेडियस निकाल लेते हैं जो कि सबसे छोटा होता है। अगर धात्विक बंध से जुड़े हुए हैं परमाणु तो उसमें धात्विक त्रिज्या निकालते हैं, मेटालिक रेडियस निकालते हैं। और अगर वैन वाल बलों से परमाणु जुड़े हुए हैं तो वैन वाल त्रिज्या निकालते हैं, वैन वाल रेडियस निकालते हैं, जो सबसे बड़ी त्रिज्या होती है, सबसे बड़ा रेडियस होता है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा मेरी बात। मिलते हैं अगली क्लास में। यूट्यूब चैनल का नाम मेरे केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप बिना किसी ब्रेक के कंटिन्यूटी के साथ आपकी पढ़ाई चलती रहे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।